हेलो क्लास 12th, वेलकम बैक टू आवर पाठशाला, इंडियन इको की पाठशाला, है ना। तो प्रीवियसली वी हैव डिस्कस्ड अबाउट चैप्टर नंबर 1 दैट इज इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। क्या प्रॉब्लम्स थी, क्या क्या डिफिकल्टीज थी, किस तरीके से हमारा एक्सप्लॉयटेशन होता था, हमारे क्या ड्रॉबैक्स थे, क्या शॉर्टकमिंग्स थी। तो नेक्स्ट इज आवर चैप्टर नंबर 2 दैट इज इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990 कि इंडिपेंडेंस के बाद हमारी इकोनॉमी में क्या क्या चेंजेस आए, क्या क्या रेवोल्यूशंस आए, क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए गए बाय आवर गवर्नमेंट। हम ये सब कुछ डिस्कस करेंगे इस चैप्टर नंबर 2 में 1990 तक। उसके बाद जो आपका चैप्टर नंबर 3 आता है दैट विल बी रिलेटेड टू योर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 में जो रिफॉर्म्स आए थे, जो चेंजेस आए थे, क्योंकि यहाँ पर भी हमने कुछ ऐसे चेंजेस इंट्रोड्यूस किए थे जो हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं रहे, कहीं ना कहीं कुछ हमारे लिए ड्रॉबैक्स लेकर के आए थे। तो इसीलिए हमने कुछ पॉलिसीज, नए रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए थे 1991 में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल डिस्कस अबाउट इकोनॉमिक सिस्टम, इंडियन इकोनॉमी फ्रॉम 1950 टू 1990। कैसा रहा हमारे लिए वो टाइम पीरियड। सबसे पहले हम बात करते हैं अगर इकोनॉमिक सिस्टम और इकोनॉमिक ऑर्डर की, तो इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है, इकोनॉमी क्या होती है। हमने पहले भी ये डिस्कस किया है कि इकोनॉमी क्या है, एक सिस्टम है जहां पर 3 कंपोनेंट्स पे फोकस किया जाता है दैट इज कंजम्पशन, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पर जब हम इकोनॉमिक सिस्टम की बात करते हैं तो ये वो सिस्टम है, इसको हम ऑर्डर कहते हैं, वो इकोनॉमिक सिस्टम कहते हैं जहां पर हम अपने रिसोर्सेज को, अपने कंट्री के रिसोर्सेज को डिफरेंट यूजेस में इस तरीके से एलोकेट करते हैं कि हमारी ग्रोथ और सोशल वेलफेयर हो साइड बाय साइड। मींस जो हमारे कंपोनेंट्स ऑफ प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन है, उन अपने 3 कंपोनेंट्स को हम इस तरीके से यूज करते हैं, इस तरीके से प्लान आउट करते हैं कि हमारी ग्रोथ भी हो और हमारा वेलफेयर भी हो। तो अब जब हम इकोनॉमिक सिस्टम की बात करते हैं, बेसिकली इकोनॉमिक सिस्टम 3 टाइप्स के होते हैं, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट एंड मिक्स्ड। कैपिटलिस्ट दैट इज कंप्लीटली ओन्ड बाय प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स, जिसमें गवर्नमेंट की कोई इंटरफेरेंस नहीं होती, इसे हम फ्री इकोनॉमी भी बोलते हैं। एंड सोशलिस्ट इकोनॉमी जिसे हम सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जितने भी डिसीजंस लिए जाते हैं वो कौन लेता है? गवर्नमेंट। इसको हम पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस भी बोलते हैं, या इट इज टोटली ओन्ड बाय, गवर्न्ड बाय पब्लिक सेक्टर दैट इज गवर्नमेंट। थर्ड हमारा आता है मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड मींस दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक। जो हमारे इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम है, जो हम इंडिया में फॉलो करते हैं, दैट इज मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम, जहां पर हमारे प्राइवेट और पब्लिक एंटरप्रेन्योर्स दोनों मिलकर के ही वर्क करते हैं। बट जो भी प्राइवेट एंटरप्राइजेस हैं उनके लिए कुछ लॉज हैं, कुछ रूल्स रेगुलेशंस हैं जो गवर्नमेंट फॉर्म करती है, जो उनकी फंक्शनिंग को गवर्न भी करते हैं। तो इस तरीके से हमारा इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम दैट इज मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम वर्क करता है। अब बात आती है 5 ईयर प्लान्स की। प्लान क्यों करते हैं? आपने प्लानिंग के बारे में रीड किया है कि प्लानिंग हमारे लिए कैसे बेनिफिशियल है, फ्यूचरिस्टिक है, हम अपनी जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल है उन्हें किस तरीके से यूज करें, सब चीजें हम डिस्कस करते हैं। हम डिसाइड करते हैं कि हम प्लान बनाएंगे, हम ऐसे ऐसे वर्क करेंगे। तो जब इकोनॉमी स्लो डाउन हुई अपनी ग्रोथ के लिए, हमारी जो शॉर्ट कमिंग्स थी उन्हें ओवरकम करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने भी इकोनॉमिक प्लानिंग की, जिसमें हम 5 ईयर्स प्लान बनाना शुरू कर दिया कि हम हर अपना बजट बनाते थे, हर फिक्स टाइम पीरियड में 5 ईयर्स के प्लान बनाते थे। और ये कॉन्सिक्यूटिव नहीं होते थे कि एक 5 ईयर प्लान खत्म हुआ था दूसरा शुरू हो गया। बीच में कुछ साल ऐसे भी जाते थे जिसमें 5 ईयर प्लानिंग नहीं होती थी। बट 5 ईयर प्लान्स में हम अपनी प्लानिंग करते थे, मींस कि हम यूटिलाइजेशन जो भी रिसोर्सेज का था कैसे डिफरेंट एक्टिविटीज में यूज करेंगे, अपनी प्रायोरिटीज को ध्यान में रखते हुए, नेशनल प्रायोरिटीज कि अपनी जो इकोनॉमी है उसमें जो चीज हमें पहले फोकस करनी है, जिस सेक्टर पे पहले फोकस करना है, उन सभी चीजों को प्रायोरिटी में रखते हुए अपनी एक्टिविटीज को प्लान आउट करते थे और अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज करते थे। दैट वाज इकोनॉमिक प्लानिंग। और वो इकोनॉमिक प्लानिंग क्यों करते थे हम? कुछ कॉमन गोल थे हर प्लान के। फर्स्ट 5 ईयर प्लान, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 12th तक बन गए थे। तो इन 5 ईयर प्लान्स के हमारे कॉमन गोल्स क्या क्या थे? लेट्स डिस्कस। फर्स्ट वन,
जीडीपी ग्रोथ। जितनी अच्छी प्लानिंग होगी, रिसोर्सेज को जितना एफिशिएंटली यूज करोगे, जीडीपी बढ़ेगा, इकोनॉमी की ग्रोथ होगी। मॉडर्नाइजेशन, हम काफी पुराने टेक्निक्स, ट्रेडिशनल मेथड्स पे चल रहे थे जिसमें हम अपने रिसोर्सेज का अच्छा यूटिलाइजेशन कर भी नहीं पा रहे थे और आउटपुट भी अच्छा नहीं आ रहा था। तो हमें नीड थी मॉडर्नाइजेशन की, चेंजेस लाने की, अपने सोशल, इकोनॉमिक, एथिक्स, हर चीज में हमें चेंज लाने की बहुत ज्यादा जरूरत थी। सेल्फ रिलायंस और सेल्फ सफिशिएंसी मींस कि हम खुद पे डिपेंडेंट हो और अपनी नीड्स को पूरा कर सके, हम अपनी बेसिक नीड्स के लिए दूसरों पे डिपेंडेंट ना रहे। दैट वाज द गोल ऑफ 5-year प्लान। एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन मीन कि जो डिफरेंट सेक्टर्स हैं उनकी ग्रोथ इस तरीके से हो, उनके पास इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा हो कि डिफरेंट सेक्टर्स में जो लोग इन्वॉल्व हैं, डिफरेंट ऑक्यूपेशंस में जो लोग इन्वॉल्व हैं, उनकी ग्रोथ सबकी बराबर हो, रीजनल इम्बैलेंसेस ना हो। नेक्स्ट इज आर एग्रीकल्चर। अब जब हम अपनी प्लानिंग की बात करते हैं कि हम यहाँ पर डिसाइड कर रहे हैं, इकोनॉमिक प्लानिंग कर रहे हैं कि किस तरीके से हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज को, इकोनॉमिक रिसोर्सेज को डिफरेंट एक्टिविटीज में प्लान आउट करेंगे, तो उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं एग्रीकल्चर की, कि हमने अपनी प्लानिंग में एग्रीकल्चर में क्या चेंजेस इंट्रोड्यूस किए और इसके बेटरमेंट के लिए हमने क्या क्या प्लानिंग्स की। तो in view of the issues of backwardness, and stagnation of Indian agriculture, a series of reforms was introduced. दो रीजन थे, backwardness और stagnation, कि हमारी जो इकोनॉमी थी उसमें more than 70% population was engaged in agriculture, but फिर भी उनका आउटपुट अच्छा नहीं था, उनका कंट्रीब्यूशन अच्छा नहीं था और हमारी इकोनॉमी कैसी थी, स्टेगनेंट, रुकी हुई, जिसमें कोई वाइब्रेशन नहीं थे, कोई चेंजेस नहीं थे। अगर स्टेगनेंट रहेगी, कोई चेंजेस नहीं आएंगे, कोई ग्रोथ नहीं होगी, तो वो बैकवर्ड ही तो रहेगी। जिसके पास सफिशिएंट रिसोर्सेज नहीं है तो उन्हें यूज करना नहीं आता, उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। तो यहाँ पर इन सब इश्यूज को ध्यान में रखते हुए हमने कुछ रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए थे, जिन्हें हमने 2 टाइप्स में क्लासिफाई किया है, दैट इज लैंड रिफॉर्म्स एंड टेक्निकल रिफॉर्म्स। लैंड रिफॉर्म्स को हम इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स भी कहते हैं। जो डिफरेंट नेम्स होते हैं, यू मस्ट गो थ्रू दैट नेम, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे लैंड रिफॉर्म भी पूछ सकते हैं और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म भी पूछ सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए ये किसका नाम है, ये किस बारे में पूछ रहा है। गेटिंग माय पॉइंट? अगर हम लैंड रिफॉर्म्स की बात करते हैं, रिफॉर्म मींस क्या क्या हमने चेंजेस इंट्रोड्यूस किए, क्या क्या नई नई चीजें हम लेकर के आए। तो सबसे पहले हमने इंटरमीडिएरीज, जो हमारे जमींदार से जिस तरीके से ऑनर्स और टेलर्स के बीच में वर्क होता था, जमींदार हमारी जो भी लैंड पे टेलर्स वर्क करते थे उनका एक्सप्लॉयटेशन करते थे, उनसे जो लैंड का रेंट था वो बहुत ज्यादा हाई ले लेते, सारी क्रॉप प्रोडक्शन तो ज्यादातर रेंट देने में ही चली जाती थी। तो ये जो एक्सप्लॉयटेशन होता था हमारे फार्मर्स का, उसको ओवरकम करने के लिए इंटरमीडिएरीज को ही अबॉलिश कर दिया था, खत्म कर दिया था। लैंड होल्डिंग्स पे सीलिंग लगा दी थी। सीलिंग मींस कि जिस फार्मर के पास, किसी के पास ज्यादा लैंड थी, किसी के पास कम थी, तो उसके ऊपर एक लिमिट लगा दी थी कि इससे ज्यादा लैंड किसी एक फार्मर को नहीं देंगे। कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स, जैसे जो छोटे फार्मर्स से उनकी लैंड थी ना वो स्कैटर्ड थी, कि छोटे छोटे पीसेस कहीं कहीं हैं जिससे उन्हें बेनिफिट नहीं मिल पा रहा था, तो उन्हें कंसोलिडेट करके एक ही जगह पे दे दी गई थी। रेगुलेशन ऑफ रेंट, रेंट जो हमारे जमींदार चार्ज करते थे या फिर जो ऑनर्स से, टेलर से रेंट चार्ज करते थे, उसे रेगुलेट किया गया कि जो भी क्रॉप प्रोड्यूस होगी उसका 1/3 ही रेंट के लिए जाएगा, उससे ज्यादा नहीं जाएगा, क्योंकि इस सिचुएशन में रेंट की फॉर्म में फार्मर्स को बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट किया जाता था और जितनी भी कल्टीवेटेड क्रॉप्स थी, ज्यादातर क्रॉप्स उनको रेंट पे करने में ही चली जाती थी, जिसकी वजह से वो मार्केट में सेल करके अच्छा प्रॉफिट अर्न नहीं कर पाते थे। कोऑपरेटिव फार्मिंग, कोऑपरेटिव फार्मिंग है कि जहां पर फार्मर्स अगर खुद अकेले सब कुछ नहीं कर सकते थे, कुछ कोऑपरेटिव एक्टिविटीज थी, कुछ सोसाइटीज भी फॉर्म की गई उन्हें हेल्प करने के लिए, कि वो अकेले ना करके उनके कोऑपरेटिव फार्मिंग्स इंट्रोड्यूस की गई। ठीक है, और नेक्स्ट हमारे क्या आते हैं, टेक्निकल रिफॉर्म्स। टेक्निकल रिफॉर्म्स में हमारे 2 थे, HYV टेक्नोलॉजी और ग्रीन रेवोल्यूशन। ये 2 हमारे जो थे मेन टेक्निकल रिफॉर्म्स थे। यहाँ पर हाई यील्डिंग वैरायटी टेक्नोलॉजी, इसमें क्या क्या था, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, एक्सपेंशन ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स,
ये सारी फैसिलिटीज फार्मर्स को प्रोवाइड की गई थी। अच्छी सीड्स होंगी, अच्छी केमिकल फर्टिलाइजर्स होंगे, इरिगेशन फैसिलिटीज होंगी, जो भी रिसोर्सेज रिक्वायर्ड थे वो फार्मर्स को प्रोवाइड किए गए ताकि उनकी प्रोडक्शन अच्छी हो। अगर प्रोडक्शन अच्छी होगी तो हम सेल्फ सफिशिएंट हो पाएंगे, हम और कंट्रीज पे इंपोर्ट कराने के लिए मजबूर नहीं होंगे, उन पे डिपेंडेंट नहीं होंगे। और ग्रीन रेवोल्यूशन, एज द नेम सजेस्ट, ग्रीन रेवोल्यूशन क्या था? एक चेंज हम लेकर के आए अपनी फार्मिंग प्रोडक्शन में, अपनी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में। रेवोल्यूशन इन आवर ग्रीन एरिया। अब हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे अबाउट आवर ग्रीन रेवोल्यूशन। क्या था ये? दिस वाज द इनिशिएटिव ऑफ टेक्निकल रिफॉर्म। टेक्निकल रिफॉर्म लाए थे विद द हेल्प ऑफ दिस रेवोल्यूशन। यहाँ पर हमने अपनी क्रॉप्स में चेंज लेके आया था, स्पर्ट। रेवोल्यूशन मींस स्पर्ट। तो ग्रीन रेवोल्यूशन इज स्पर्ट इन क्रॉप प्रोडक्शन, और यू कैन से दैट इंक्रीज इन क्रॉप प्रोडक्शन। यहाँ पर हमने ये क्यों किया था? टू मेक इंडिया सेल्फ सफिशिएंट। और इसका इम्पैक्ट क्या रहा कि हमारी जो अपनी एग्रीकल्चर आउटपुट था, जो प्रोडक्शन थी, उसकी में लेवल में काफी हमने इंक्रीज ऑब्जर्व किया, हम सेल्फ सफिशिएंट हो पाए विद द हेल्प ऑफ दिस ग्रीन रेवोल्यूशन। अब रेवोल्यूशन तो हुआ, चेंजेस आए, प्रोडक्शन बढ़ी, हम सेल्फ सफिशिएंट भी हुए, बट एवरी सिचुएशन, एवरी कंसेप्ट, एवरी पॉलिसी हैज इट्स प्रॉस एंड कॉन्स। तो इसके भी कुछ फेलियर्स थे ग्रीन रेवोल्यूशन के। वो क्या थे? फर्स्ट वन, राइज इन आउटपुट वाज कन्फाइंड मेनली टू द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स। कि अब जो ये रेवोल्यूशन की हेल्प से हमने अपनी प्रोडक्शन इंक्रीज की थी, वो सिर्फ फूड ग्रेन्स की प्रोडक्शन इंक्रीज हुई थी, दैट इज व्हीट एंड राइस। बट हमें तो सब चीजों की रिक्वायरमेंट होती है ना, खाली व्हीट और राइस से तो हम अपनी पूरी इकोनॉमी में वर्क नहीं कर सकते। स्प्रेड ऑफ रेवोल्यूशन वाज नॉट यूनिफॉर्म अक्रॉस ऑल रीजन्स, क्योंकि जब 60s में 1967 में हमने इसे इंट्रोड्यूस किया था तो ये कुछ लिमिटेड स्टेट्स में था जहां पर फोकस सिर्फ व्हीट और राइस पे था। तो यहाँ पर इसका जो रेवोल्यूशन का स्प्रेड था, बेनिफिट था, वो ऑल ओवर द कंट्री यूनिफॉर्म नहीं था, कहीं कम था, कहीं ज्यादा था, जो हमारी लिमिटेशन थी। और इसके जो बेनिफिट्स थे वो रिच फार्मिंग पॉपुलेशन को ज्यादा मिले थे, क्योंकि इसमें जो हाइल्डिंग वैरायटी, टेक्नोलॉजी, सीड्स, फर्टिलाइजर्स, जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल थे वो थोड़े एक्सपेंसिव थे, जिसके लिए मनी की रिक्वायरमेंट थी, और उसका बेनिफिट सिर्फ किसको मिला? रिच फार्मिंग पॉपुलेशन को। एंड बिकॉज ऑफ दिस देयर इज गल्फ बिटवीन रिच एंड पुअर टेंडेड टू स्वेल, कि रिच और पुअर के बीच में जो गैप था वो बढ़ता गया, रिच और रिच हो गए और पुअर वहीं रह गए। तो दिस वाज द लिमिटेशन ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। अभी तक हम बात कर रहे थे अपने एग्रीकल्चर की, कि किस तरीके से हम अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज कर पाए, क्या हमने प्रॉब्लम्स फेस की, क्या हमारे ड्रॉबैक्स रहे। अब हमारी इकोनॉमी में तो डिफरेंट सेक्टर्स हैं, जो हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी की बात करते हैं कि प्राइमरी इंक्लूड्स आर एग्रीकल्चर और एक्सट्रैक्शन ऑफ रॉ मटेरियल। सेकेंडरी में हमारी इंडस्ट्रीज आती हैं या फिर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स आती हैं, जहां पर हम रॉ मटेरियल को फिनिश में कन्वर्ट करते हैं। तो अकेले हम एग्रीकल्चर के साथ अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ पे वर्क नहीं कर सकते। Even though more than 70% population was engaged in agriculture, but output was very low. तो यहाँ पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए क्या क्या चीजें इंट्रोड्यूस की गई थी, क्या क्या रिफॉर्म्स लेकर के आए गए थे। तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अकॉर्डेड प्रायोरिटी थ्रू 5-year प्लान्स एंड नीडेड मैसिव इन्वेस्टमेंट। भाई देखो, इंडस्ट्री के लिए इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट तो होती ही होती है, विच कुड बी रियलाइज्ड ओनली थ्रू डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ द पब्लिक सेक्टर। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए जो इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट थी वो किसी प्राइवेट एंटरप्रेन्योर या किसी प्राइवेट एंटरप्राइजेस के लिए इतनी कंफर्टेबल नहीं थी और पॉसिबल भी नहीं थी। तो यहाँ पर इस मैसिव इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे ज्यादा जरूरी था डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर, दैट इज आवर गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट का पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी था। तो हम यहाँ पर कुछ फैक्टर्स डिस्कस करते हैं जो हमें ये शो करते हैं कि जो हमारे पब्लिक सेक्टर था उसका डायरेक्ट पार्टिसिपेशन क्यों जरूरी था। इट वाज द नेसेसिटी एट दैट टाइम। क्यों? क्योंकि कैपिटल कम थी, हमारे पास कैपिटल कम थी, पैसे कम थे, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स के पास इतने पैसे नहीं हैं और उनका पहला फोकस अपने प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे होता है, ना कि सोशल वेलफेयर पे। तो वो नीड कौन पूरी कर पाया? हमारी गवर्नमेंट। लो इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्टमेंट, भाई हमारे यहाँ पर लोगों की इनकम कम होगी तो डिमांड कम होगी, डिमांड कम होगी तो आगे मार्केट में कुछ प्राइसेस इंक्रीज नहीं होंगे, कुछ मार्केट फोर्सेस जो है वो स्टेगनेंट रहेंगे, मार्केट अच्छा वर्क नहीं करेगी तो इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट कम होगी, कम इन्वेस्ट करेंगे, कम इन्वेस्टमेंट होगी तो आउटपुट भी कम आएगा। तो यहाँ पर किसकी जरूरत थी? पब्लिक सेक्टर की। ग्रोथ विद सोशल जस्टिस, और सोशल जस्टिस और वेलफेयर के लिए कौन वर्क करता है? पब्लिक सेक्टर। प्राइवेट तो बस अपने प्रॉफिट के बारे में सोचते हैं। नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, इट्स 1956
6 इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन, जो ये क्लियरली डिक्लेयर करता है कि हमारा जो स्टेट है, हमारा जो पब्लिक सेक्टर है, उनका लीडिंग रोल है। क्यों? यहाँ पर हमारे IPR के कुछ प्रिंसिपल एलिमेंट्स हैं। क्या चेंजेस हम लेके आए थे, क्या रेजोल्यूशंस हम लेकर के आए थे? फर्स्ट वन इज 3-fold क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। हमने अपनी इंडस्ट्रीज को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। 3 टाइप की इंडस्ट्रीज थी। पहली जो सिर्फ पब्लिक एंटरप्राइजेस की तरह ही वर्क करेंगी, दूसरी जहां पर पब्लिक और प्राइवेट एंटरप्राइजेस दोनों ही आपस में शेयर करेंगे, एंड थर्ड इज जो अदर इंडस्ट्रीज थी एक्सेप्ट दीज पब्लिक एंटरप्राइजेस और पब्लिक प्राइवेट एंटरप्राइजेस, वो सब किस में जाएंगी? सिर्फ प्राइवेट सेक्टर में। यहाँ पर बहुत सारी इंडस्ट्रीज थी, जैसे हम एटॉमिक एनर्जी की बात करते हैं, डिफेंस की बात करते हैं, रेलवेज की बात करते हैं, तो दीज वर अंडर द पब्लिक एंटरप्राइजेस ओनली। ये वो इंडस्ट्रीज हैं। और कुछ ऐसी जो पब्लिक प्राइवेट दोनों में आएंगी कि ऐसी इंडस्ट्री जिसमें पब्लिक सेक्टर भी इन्वॉल्व होगा, प्राइवेट भी, और थर्ड ऐसी जिसमें सिर्फ प्राइवेट सेक्टर वर्क करेगा। तो हमारी गवर्नमेंट का मोटिव ये था कि हम पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के अंडर अपनी कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज रखें जिससे हम सोशल ग्रोथ, जस्टिस और वेलफेयर भी कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज्यादा चाहिए होती है। नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। यहाँ पर हमने अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए लाइसेंसिंग पॉलिसी लाए थे कि हम अगर अपनी नई इंडस्ट्री सेटअप करना चाहते हैं या एग्जिस्टिंग को एक्सपैंड करना चाहते हैं तो उसके लिए लाइसेंस लेना पड़ता था, जिससे हम अपनी और अपकमिंग इंडस्ट्रीज हैं या जो फिर ग्रोइंग इंडस्ट्रीज हैं, जो लोग आगे ग्रो करना चाहते हैं, उन्हें प्रोटेक्ट कर सकें। इंडस्ट्रियल कंसेशंस की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर कुछ इंडस्ट्रीज में हमने कंसेशंस दिए कि किस तरीके से हमने कुछ उन्हें ऐसे बेनिफिट्स दिए जिसकी वजह से वो इजीली ग्रो कर सके, ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस उनके ऊपर इम्पोज ना की जाए। IPR के बाद आती है हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। अगर हम इंडस्ट्री पॉलिसी रेजोल्यूशन की बात करें या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात करें, रिफॉर्म की बात करें, तो यहाँ पर जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का कंसेप्ट था वो इसलिए लेकर के आया था कि जो हमारी कॉटेज इंडस्ट्रीज थी, ऐसे लोग जिनके पास ज्यादा पैसे नहीं थे इन्वेस्ट करने के लिए, वो कम पैसे से इन्वेस्टमेंट कर सकते थे, और रीजनल इम्बैलेंसेस जैसे रूरल एरियाज में जहां पर हमारे पास ज्यादा रिसोर्सेज नहीं थे, लोगों के पास पैसे नहीं थे, लोकेशनल फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी, उनके लिए ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का कंसेप्ट आया था एट दैट टाइम। पर आज के टाइम में एक यूनिट जिसकी फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से कम है उसे हम स्मॉल स्केल कहते हैं। आज 10 करोड़ है, पहले वो 1 करोड़ थी, ठीक है, और इसका टर्नओवर कितना होता है? 50। तो जो इसका ओरिजिन हुआ, SSI का जो रोल था वो रूरल डेवलपमेंट के लिए था, और हमने ये पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि ये कार कमिटी के अंडर था, एक कमिटी फॉर्म की गई थी कि किस तरीके से हम रूरल डेवलपमेंट के लिए SSI को फॉर्म कर सकते हैं। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे? लेबर इंटेंसिव, कि अगर कम पैसे होंगे, एम्प्लॉयमेंट फ्रेंडली है कि लेबर इंटेंसिव टेक्निक फॉलो करेंगे, ज्यादा लोगों को काम मिलेगा, इंस्टेड ऑफ कैपिटल इंटेंसिव जिसमें मशीनों से काम होता था। ये लोकेशनल फ्लेक्सिबिलिटी शो करती थी, जहां पर हम रीजनल ग्रोथ की अपनी इकोनॉमी के सभी सेक्टर, सभी रीजन्स की ग्रोथ में वर्क कर सकते थे। ऐसा नहीं कि कुछ स्टेट्स में ग्रोथ हो रही है, कुछ स्टेट्स में बिल्कुल नहीं हो रही, तो वो हमारे लिए अच्छी ग्रोथ पैटर्न नहीं कहा जा सकता था, ठीक है। और इसमें सबसे अच्छी बात थी कि स्मॉल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड थी और इक्विटी ओरिएंटेड थी। इक्विटी मीन्स की इक्वालिटी अक्रॉस डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। यहाँ पर हमने रीजन की बात की है और यहाँ पे हमने सोसाइटी के डिफरेंट सेक्शंस की बात की है, जहाँ पर हम इक्वालिटी लेकर के आएंगे कि हमारे लिए सभी अपने देश में क्या है? बराबर। नेक्स्ट आती है हमारी ट्रेड स्ट्रैटेजी ऑफ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, जिसे हम कहते हैं इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, इनवर्ड लुकिंग स्ट्रैटेजी कि खुद पे ही फोकस करो। जो हम बाहर से मंगवा रहे हैं, जिसके ऊपर इतने टैरिफ्स पे कर रहे हैं, उन्हें हम सब्स्टिट्यूट करें और खुद उसे प्रोड्यूस करें। दैट वाज द ट्रेड स्ट्रैटेजी, ठीक है। द पॉलिसी ऑफ रिलायंस ऑन इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ द डोमेस्टिक इंडस्ट्री थ्रू इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस, कि इंपोर्ट पे रेस्ट्रिक्शन लगाएंगे, वहां से नहीं आ पाएगा तो खुद बनाएंगे। खुद बनाएंगे तो अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में अच्छा रोल प्ले करेंगे और उसका बेनिफिट हमें अदर कंट्रीज को देने की जरूरत नहीं है। जो हमारी इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी थी उसके क्या फीचर्स रहे हैं, किस तरीके से ये हमारे लिए ग्रोथ स्ट्रैटेजी बनी। फर्स्ट वन, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका था? पब्लिक सेक्टर।
प्राइवेट एंटरप्राइजेस वर टू प्ले सेकेंडरी रोल, ठीक है, क्योंकि पब्लिक इस पे वर्क करती है सोशल वेलफेयर पे, प्राइवेट भी इसमें इंक्लूडेड थे क्योंकि प्रॉफिट भी चाहिए, सब कुछ पब्लिक सेक्टर अकेला नहीं कर सकता, और सिर्फ वेलफेयर पे अगर फोकस करेंगे तो इकोनॉमी का जीडीपी कैसे बढ़ेगा, ग्रोथ कैसे होगी। फोकस ऑन इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की जो हम बाहर से इंपोर्ट करा रहे हैं उसके ऊपर ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस लगा दो ताकि वो बाहर से ना आए और हम उसे खुद प्रोड्यूस करें और वही अपना इकोनॉमी में प्रोड्यूस गुड जो है वो मार्केट में सेल हो। लार्ज स्केल इंडस्ट्री फॉर बिल्डिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल बेस, किसी भी प्रोडक्शन के लिए एक्टिविटी को हमें इंप्लीमेंट करने के लिए इंडस्ट्रियल सेक्टर की ग्रोथ बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक इंडस्ट्रियल स्कोप नहीं होगा, इंफ्रास्ट्रक्चरल बेस नहीं होगा, हम अपनी इंपोर्ट को सब्स्टिट्यूट कैसे करेंगे, हम प्रोडक्शन कैसे करेंगे, उसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर नीड्स हैं उन्हें तो पूरा करना ही पड़ेगा। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री फॉर एम्प्लॉयमेंट एंड इक्विटी, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री सेटअप की गई थी ताकि लोग अपनी कम इन्वेस्टमेंट के साथ ही वर्क कर सकें, रीजनल इम्बैलेंसेस को भी ओवरकम कर सकें और इक्विटी ओरिएंटेड के डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी भी इक्वली ग्रो कर सके। तो दिस वाज अबाउट इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, किस तरीके से हमने अपने इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या क्या चेंजेस इंट्रोड्यूस करें ताकि हम सेल्फ सफिशिएंट हो सके और अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ में रोल प्ले कर सके। बट साइड बाय साइड इनके कुछ गुड और बैड इफेक्ट्स भी रहे हैं। वही बात आती है, एवरी पॉलिसी हैज इट्स प्रोज एंड कॉन्स, की स्ट्रैटेजी बनाई, बेनिफिट्स मिले, ग्रोथ हुई, इंडस्ट्रियल सेक्टर का डाइवर्सिफिकेशन हुआ, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज की ग्रोथ हुई, एसएसआई की ग्रोथ हुई, बहुत अच्छे इंपैक्ट थे। बट बैड इफेक्ट क्या था, ज्यादा डोमिनेंस किसका था, पब्लिक सेक्टर का, क्योंकि लीडिंग रोल किसका था, पब्लिक सेक्टर का। प्रोटेक्शन तो दी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को, बट कंपटीशन खत्म हो गया। अब कंपटीशन नहीं है तो ग्रोथ नहीं है, क्योंकि कंपटीशन होता है तो हम ग्रोथ पे वर्क करते हैं, हम नई नई टेक्निक्स लेकर के आते। फॉरेन एक्सचेंज को सेव करा रेदर देन इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, हमने फॉरेन एक्सचेंज को सेव करने पे ज्यादा फोकस किया, लेकिन वो हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं था। पब्लिक सेक्टर मोनोप्लीज, अब जो इंडस्ट्रीज कंप्लीटली पब्लिक सेक्टर के हैंड में थी, जिसमें सिर्फ उन्हीं का रोल था, वहां पर उनकी मोनोप्ली थी कि कोई प्राइवेट एंटरप्रेन्योर अपने कोई इनिशिएटिव्स नहीं ले सकता। गवर्नमेंट लाइसेंस राज डोमिनेटेड बाय बिग प्लेयर्स इन द मार्केट। अब वही है कि परमिशन चाहिए, लाइसेंस राज सिस्टम था जहां पर आपको इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए लाइसेंस लेना पड़ता था। वो बेनिफिशियल तो रहा, बट सिर्फ बिग प्लेयर्स इन द मार्केट की जिनके पास सफिशिएंट पैसे थे इन्वेस्ट करने के लिए ही वही इंडस्ट्रियलिस्ट, वही प्रोड्यूसर्स इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी का बेनिफिट ले पाए। Okay, so this was all about your chapter number 2, Indian economy, and a big thank you for listening me.